हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2020-21। जो इस बार की मार्किंग स्कीम है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल हैं। मुझे लगता है अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है, इससे पहले हमारी कोशिश ये हुआ करती थी कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेंगे, 15 to 20 डेज़ में रिवाइज कर लेंगे। अब वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब वो टाइम आ गया है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मार्किंग स्कीम और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बन रहे हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो चेंज इन क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन वही आएंगे हमारे 34, टोटल क्वेश्चन आएंगे हमारे 34, और उसमें हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो आएगा हमारा 40 मार्क्स का, और इंडियन इकोनॉमी आएगी हमारी 40 मार्क्स की। अब एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 34। हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे मैक्रो में 1 मार्क्स के। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे 4 मार्क्स के, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे 6 मार्क्स के। ये रहेगा मैक्रो का डिवीजन ऑफ नंबर, और इंडियन इकोनॉमी में भी सेम रहेगा। ये टोटल हमारे 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क। तो चेंज क्या हुआ है ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3, 4 में अच्छे से मेंशन है। जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है, इसमें बोला गया है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आते थे, एमसीक्यूज होते थे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते थे, उसमें अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाएंगे। उसमें हमारे मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दोनों बुक्स में, मैक्रो में भी और इंडियन इकोनॉमी में भी ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 27। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम स्कीम को समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में दिए गए हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन्वेंट्री इज अ कॉन्सेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो इन्वेंट्री होता है, इट इज अ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड रॉ मटेरियल। मतलब हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल हैं सेल के लिए और रॉ मटेरियल, उसे बोला जाएगा इन्वेंट्री। स्टॉक क्या इंडिकेट करता है? स्टॉक इंडिकेट करता है द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मानना कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं पेंसिल की, तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स बचती हैं, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स बचते हैं पेंसिल के एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो इंडिकेट करता है चेंज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितना चेंज आया पीरियड के टाइम में, उसे बोला जाएगा फ्लो। तो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री, जो चेंज होता है इन्वेंट्री में, वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है हमारे पास? 200 करोड़। एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है हमारे पास, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है हमारे पास 40 करोड़। तो बोला है इन्होंने क्या करना है, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हमने नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि निफा होता है हमारा, निफा इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। अब हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास दिया है 200, और फीफा हमने फाइंड आउट करना है
फीटा की वैल्यू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है हमारे पास 40 करोड़, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 करोड़। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोविड से रिलेटेड है, जिसमें क्या है, इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स मैनी इकोनॉमिस्ट हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स दैट Indian economy may have to face a deflationary situation due to reduced economic activities in the country। तो हमने इसमें सजेस्ट करना है कि you have suggested that as the supervisor of commercial banks of the money supply of insured by the Reserve Bank of India। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब कोविड-19 की सिचुएशन चली है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है जहां पे डिक्रीज होता है हमारी डिमांड में, मतलब हमारी डिमांड में कमी आती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आरबीआई मनी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा रिलीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स किया जाता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पैसा पब्लिक ने हेल्ड किया है, अपने पास रखा है, एंड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, और जो डिमांड डिपॉजिट की जाती है कॉमर्शियल बैंक के साथ, उसे बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। इसमें हमने करेक्ट फॉर्मूला चूज करना है। तो इसमें जो तीन मेन फॉर्मूले हैं वो ये हैं, एक करंट अकाउंट सरप्लस। अब जब हमारा अकाउंट सरप्लस में होगा तो क्या होगा, हमारा सरप्लस अकाउंट कब होगा, जब हमारी रिसिप्ट्स ज्यादा होगी, मतलब हम ज्यादा पैसे अर्न करेंगे और हमारी पेमेंट कम होगी। जैसे माना कि मेरी इनकम है 20,000 और मेरी पेमेंट्स हैं 15,000, तो इस कंडीशन में क्या है, मेरा अकाउंट सरप्लस में होगा। इसमें दूसरा फॉर्मूला जो निकलता है इसी क्वेश्चन से वो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। अकाउंट डेफिसिट कब होगा, मानना मेरी इनकम 20,000 है और मैं खर्चा कर रहा हूं 25,000 का, मतलब मेरे जो रिसिप्ट्स है वो कम है और मेरी पेमेंट्स ज्यादा है, तो उस कंडीशन में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, करंट अकाउंट सरप्लस होता है हमारा कब, जब हमारी रिसिप्ट्स ज्यादा होती है पेमेंट से। इसमें यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला भी गलत दिया है, इसका फॉर्मूला होगा रिसिप्ट्स इज लेस देन पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले यहां पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स होता है हमारा, जिसमें मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई मेन रोल प्ले करती हैं, वो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट होता है जिसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, इन द मनीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, an Indian real estate company receives rent from Google in New York. This transaction would be recorded on blank side of account. तो इसमें क्या है, हमारी एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो रिसीव करती है रेंट, कहां से, गूगल से, इन न्यूयॉर्क। तो ये ट्रांजैक्शन कहां काउंट की जाएगी, ये हमारा जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसमें ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस देखी जाती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आएगी हमारी, वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, द इकोनॉमिक टाइम्स मार्च 2020 से ली गई है। इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, इस स्टेटमेंट में दिया है, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम।
तो इसमें रिजर्व बैंक की स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें जो क्लियर कट है वो ये है कि इसमें बोला गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कट रेपो रेट टू 4.4%, द लोएस्ट इन एट द लीस्ट 15 ईयर्स। तो क्या इट रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो मेंटेन्ड बाय द बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 7 ईयर्स। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कट इन रेपो रेट, जब रेपो रेट में कट होगा बाय आरबीआई करेगा इज लाइकली टू, तो इससे क्या होगा, जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है एक इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो विल लीड टू, तो सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो एक कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है एज ए कैश रिजर्व रेशो। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें डिक्रीज होगा, इसमें कमी आएगी, तो जो डिमांड होगी, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये क्वेश्चन रिलेटेड है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप से। तो द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो जब एक इकोनॉमी में क्या होगा, जो हमने माना कि हमारी इकोनॉमी मिलके डिमांड करेगी 10,000 की और डिमांड होती है 12,000 की, तो हमने 10,000 प्लान किया था, पर एक्चुअल में हमारी डिमांड कितनी हुई, 12,000 की। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब इंक्रीज इन डिमांड। और एक क्वेश्चन इससे डिफ्लेशनरी गैप से इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेशनरी गैप से क्या क्वेश्चन आता है कि हमने सोचा कि हमारी सारी इकोनॉमी मिलके डिमांड करेगी 12,000 की, और क्या हुआ, एक्चुअल में जो डिमांड हुई वो हुई 10,000 की। तो ये हमने प्लान किया था कि हमारी इकोनॉमी मिलके डिमांड करेगी, ये हमारी प्लान्ड डिमांड थी, हमारी इकोनॉमी मिलके डिमांड करेगी 12,000 करोड़ की, पर एक्चुअल में डिमांड हुई हमारी 10,000 करोड़ की। तो इसे बोला जाएगा डिफ्लेशनरी गैप, मतलब हमारी डिमांड में डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर। तो सबसे पहले केन्जियन थ्योरी ने क्या बोला था, केन्जियन थ्योरी ने बोला था ए इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा तो उस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें पूछा गया है द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, ज्यादा डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है अंडर केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, जायज सी बात है कि हमारी इकोनॉमी में पहले ही बहुत सारी डिमांड हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब लोग कंटिन्यू डिमांड करी जा रहे हैं, लोगों की डिमांड कम ही नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही सारे लोग काम करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं, पर फिर भी लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट विद वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। क्या ये दोनों एक चीज हैं या अलग अलग चीजें हैं? कौन कौन सी? एक ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जीडीपी होती है हमारी, वो क्या होती है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। एक बाउंड्री लाइन के अंडर, एक कंट्री के अंदर, जैसे माना ये हमारा भारत है, तो इसके अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मनी वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। और जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है वो सम होता है, इसका सम करके जीडीपी आता है हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, चाहे वो फर्म है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड
होता है हमारा जीडीपी इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स हमारी कौन सी गुड्स होती है, जो नॉन ड्यूरेबल नेचर की होती है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो these goods are used as a raw material and lose their identify in production process for creation of new commodity during a accounting year। तो जैसे मानना कि हमारे पास शुगर क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, शुगर क्या है, रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो हम इसका यूज करेंगे जब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा फ्लोर होता है, आटा होता है, आटे में मिला के हम क्या करते हैं, इससे ब्रेड बनाते हैं। आटे में मिला के हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी शुगर है वो अपनी आइडेंटिफाई को लूज कर देती है और फाइनल गुड्स हमारे पास बन जाती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली नॉन ड्यूरेबल इन नेचर। दीज गुड्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। ये गुड्स रॉ मटेरियल में यूज की जाती है और अपनी आइडेंटिफाई लूज कर देती है इन द प्रोसेस ऑफ न्यू क्रिएशन। जैसे ब्रेड तैयार किया तो जो शुगर थी उसने अपनी जो आइडेंटिफाई थी वो लूज कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड करता है हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर अलोंग विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। और यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है हमारी जो वन साइड ट्रांसफर होती है ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज, उन्हें बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। और इसे बोला जाता है वन वे ट्रांसफर, किसे, यूनिलेटरल ट्रांसफर को। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड करता है हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर अलोंग विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो है, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि बोरोइंग जो करते हैं, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी ऑन करंट साइड, जिससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी में इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाय विच द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट, जो बेस होता है रिजर्व रेशो पे और इनिशियल डिपॉजिट पे। जैसे मैंने क्या किया, 1000 का डिमांड डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे 10% इंटरेस्ट देगी और अपने लिए क्या करेगी, मनी क्रिएट करेगी। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, ये डिपेंड करता है रिजर्व रेशो, कितना बैंक अपने पास डिपॉजिट रखता है हमारी इनिशियल डिपॉजिट से। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशो, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, तो हमें पता है कि आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट जो होता है हेल्ड बाय द बैंक, जो बैंक करता है कमर्शियल बैंक कौन से, जो हमारे चारों ओर बैंक के हैं उन्हें कमर्शियल बैंक बोला जाता है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल द बैंक्स टू कीप सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए रिजर्व रेशो स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इनको क्या करना पड़ता है, इनको एज ए कैश रिजर्व रेशो कुछ मनी अपने पास रखनी पड़ती है। तो क्रेडिट क्रिएशन होता है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो। तो इसका जो एग्जांपल लेंगे हम लेंगे, हमने सपोज किया रिजर्व रेशो इज 0.2 की, रिजर्व रेशो कितनी है, 0.2 है, एंड इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, 1000 करोड़। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल क्रेडिट क्रिएटेड आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम। रिजर्व रेशो जो हमने 0.2 ली थी वो यहां वैल्यू पुट करके ये हमारे पास आ जाएगा 5000 करोड़। और इसमें एक और एग्जांपल लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, नाउ
सपोज रिजर्व रेशो इज इंक्रीज टू 0.5। अब जो हमारी रिजर्व रेशो है वो 0.2 से इंक्रीज होके 0.5 हो गई। अब ऐसी कंडीशन में टोटल क्रेडिट क्रिएटेड फॉर्मूला वही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2000 करोड़। तो मतलब इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ये क्वेश्चन डेफिसिट जो हमारे चैप्टर नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स में 6, 7, 8 चैप्टर है उनमें से आता है एक क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इकोनॉमी है जिसमें क्या है, कंजप्शन दिया है हमारे पास 200 प्लस 0.5y। सबसे पहले हमने क्या किया, जो कंजप्शन फंक्शन हमें गिवन दिया है वो हमने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट हमने हमें दी है 400 करोड़, हमने इन्वेस्टमेंट भी लिख दी। लेवल ऑफ इनकम दिया है 1500, हमने लेवल ऑफ इनकम भी लिख दिया 1500। हमें पता है एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, और इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इस टॉपिक के। तो अब हमारे पास इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें पता है कि हमारी कंजप्शन कितनी है, कंजप्शन है 200 प्लस 0.5y। हमने कंजप्शन यहां पुट कर दी और इन्वेस्टमेंट हमें दी है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 400। इन्वेस्टमेंट भी हमने आई की जगह पुट कर दी, ये आ गया हमारा प्लस 400। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1200 करोड़। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू 1200 करोड़। द गिवन इनकम 1500 करोड़ इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम लेवल। हमारा इक्विलिब्रियम लेवल किस पे है, 1200 करोड़ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में 1500 करोड़ पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं इसके ऑप्शन में, एक है एक्सेंट सेविंग और एक है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सेंट वर्ड जहां आता है, एक होता है हमारा एक्सेंट और एक होता है हमारा एक्सपोज्ड। तो जहां एक्सेंट वर्ड आता है वहां मतलब प्लांट और एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल। हमारे से पूछा जा सकता है कि एक्सपोज्ड सेविंग क्या होती है, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो मतलब एक्सपोज्ड सेविंग एक्चुअल सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अब यहां पूछा है एक्सेंट सेविंग। तो एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट से ध्यान रखना, एक्सेंट का मतलब होता है प्लांट। ये हमने क्वेश्चन पहले किए हैं, टॉपिक्स कर चुके हैं हम इन्हें। तो एक्सेंट सेविंग होता है हमारा, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड आर प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब एक हाउस होल्ड क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सोचता है सेव करने की, प्लान टू सेव। तो एक्सेंट हुआ हमारा एक्सेंट सेविंग मतलब प्लान सेविंग। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है हमारा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु वांट टू वर्क एट प्रिविलियंग वेज रेट गेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब पीपल वांट टू डू जॉब बट देयर इज नो जॉब। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु वांट टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाता है विदाउट एनी डिफिकल्टी से, उसे बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टेटमेंट से रिलेट किया गया है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है जो है जीडीपी से रिलेटेड। लास्ट में इसमें पूछा गया है, स्टेट and discuss any two fiscal measure that may be taken by the government of India to correct the situation indicated in the above news report। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल मेजर में बी टेकन टू कंट्रोल इट। तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझने के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन का हम पता लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या है,
हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। अब एग्रीगेट डिमांड को हमने बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकते हैं? लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोगों की डिमांड कम हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गया है हमारी एग्रीगेट डिमांड में, और एग्रीगेट सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये इसका कंक्लूजन है इस टॉपिक का। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट कैसे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है? तो गवर्नमेंट के पास काफी फिजिकल मेजर्स होते हैं, फिजिकल पॉलिसी होती है, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर देगी। ये हमारे लोग हैं जो डेली वेजर हैं, जो डेली दिहाड़ी लगाते हैं, वो लोग हैं। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट जैसे ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए तो लोगों को क्या हुआ, इंप्लॉयमेंट वेजेस मिलने लगे। और अब ये लोग क्या करने लगे, एक्सपेंडिचर खर्चा करने लगे, डिमांड करने लगे एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। एक बार दोबारा समझना क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, काम स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने रोड बनाना स्टार्ट कर दिए, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए, बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिसके लिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी लोगों की, अनएम्प्लॉयड लोगों की। लोग काम करने के लिए आए, लोगों को काम के बदले में पैसा मिला। जब लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, डिमांड इंक्रीज हुई। सेकंड पॉइंट आएगा डिक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी इनकम है, जैसे मानना कि मेरी इनकम है 20,000, पहले मुझे टैक्स देना पड़ता था 2,000, जिसके कारण मेरी क्या थी, जो डिमांड थी वो कम थी एक इकोनॉमी में। तो जैसे ही क्या हुआ, मेरे टैक्सेस में रिडक्शन हुआ। अब 20,000 सैलरी से टैक्सेस जाने लगा 1,000, पहले जाता था 2,000। तो जिससे क्या हुआ, मेरा 1,000 का प्रॉफिट हुआ, और मैंने क्या किया, अपनी थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज कर दी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इससे क्या होगा, इन पॉइंट से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा आ जाएगी एक इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डोमेस्टिक household services performed by a woman may not be considered as a economic activity। जो वुमेन घर में काम करती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं की जाती। इस स्टेटमेंट को क्या ये रिफ्यूट स्टेटमेंट करना चाहेंगे आप, या डिफेंड करना चाहेंगे? तो आई थिंक दिस सिचुएशन इज डिफेंडेड, या दिस स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, एज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन, देयरफॉर these activities may not be considered as an economic activity। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो वुमेन घर में काम करती हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट की जाएगी या नहीं? ठीक है, तो इसमें उनका मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू के साथ नहीं जोड़ा जाता कि महिला ने कितना काम किया घर पे। तो इस सिचुएशन को क्या है, डिफेंड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ अ साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट विच डज नॉट लीड टू कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ स्टेटमेंट हमारी आती हैं, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट है कि स्कॉलरशिप की, अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, तो वो क्या नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी या नहीं? तो जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है वो हमारी क्या आती है, ट्रांसफर पेमेंट आती है। ठीक है, तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती। सेकंड, जैसे क्या होता है, बाढ़ आती है या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट आती है, उसे भी क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। तो यही लिखा है, विक्टिम ऑफ साइक्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर। ये एग्जाम्पल है वेलफेयर का, इसे नेशनल इनकम में नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है जो लीड नहीं करती फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इसमें नेशनल और ईयर्स दिए गए हैं। 2018-19 की इनकम बताई है, 1920 की इनकम बताई है। इसके लिए हमें ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन जीडीपी, जीडीपी में कितना चेंज आया, और हमारा बेस ईयर जीडीपी क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17,
इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। तो जितने भी गवर्नमेंट के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसके बाद एक सिचुएशन है बूम एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट से, जो इससे रिलेटेड 6 to 7 पॉइंट्स हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करना है। तो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें है जो करेक्ट आंसर होगा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। तो क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजरीज टू हेल्थ लाइक सिगरेट एंड विस्की इज डिस्कर्स थ्रू हैवी टैक्सेशन। मतलब जो हमारे पास जो हमारी हेल्थ को क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, जैसे सिगरेट होगी, विस्की होगी, तो गवर्नमेंट इन पे क्या करती है, हाई टैक्स पुट करती है। ऑन अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज इंक्रीज थ्रू सब्सिडीज। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक गोल सेट करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर का, और जो हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस चीजें हैं, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, जैसे सिगरेट होगी, विस्की होगी, उन पे हैवी टैक्स पुट करती है गवर्नमेंट। और दूसरी साइड जो सोशल के लिए यूजफुल गुड्स हैं लाइक खादी, कपड़ा हो गया, तो उनमें क्या करती है, उनमें सब्सिडी देती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एक्सपेंशन ऑफ रोड, क्रिएट जॉब फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। और क्या करेगी, जो जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी वो करवाएगी थ्रू मनरेगा, SJSRY एंड PMRY। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में जॉब्स प्रोवाइड करवाती है और इन्वेस्टमेंट खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स करेगी, ब्रिजेस बनाएगी, एक्सपेंशन ऑफ रोड करेगी, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा 1991 की जो हमारी LPG पॉलिसी थी। ये टॉपिक हमने सारे कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या था, हमने एक बड़े अच्छे सिस्टम से समझा था कि जो हमारी इकोनॉमी थी 1947 से 1990 के बीच हमारी इकोनॉमी में जो पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट सेक्टर का था, और 1990 में के आसपास हमारी इकोनॉमी में इनबैलेंस सा क्रिएट हो गया था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नरसिम्हा राव। तो इन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए एक पिलर तैयार किए थे, ठीक है, जिससे हमारे इकोनॉमी में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि क्वेश्चन है वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर का भी ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया एंटर द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन आफ्टर द ईयर। कौन सी ईयर के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में इंडिया एंटर हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड स्टेज में एंटर हुआ था। कब? 1921 में। अब क्वेश्चन नंबर 2021 हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है कि स्टेटमेंट के बेस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जिसमें दिया गया है हमारे पास कॉलम्स दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर है जो प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था, माओ त्से तुंग ने किया था,
जिसमें क्या किया था, स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, जिसमें स्टूडेंट्स को गांव में भेजा गया और बोला गया कि आप गांव की प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास आओ, तो उसे नाम दिया गया था प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन। ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी हमने अच्छे से किया है, तो इसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैंक अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज ए मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। जिससे क्या हुआ, चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई। अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज अ मेजरली कॉज्ड बाय। तो ये होता था इरेगुलर जो रेनफॉल होती थी उसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे उनको बहुत सफर करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बोला गया सम इकोनॉमिस्ट आर्गुमेंट करते हैं दैट डेबिट वेवर scheme are extremely beneficial to the poor and marginal farmer as these scheme reduce the burden of। जो इंडेप्टनेस की बर्डन था एक इकोनॉमी में हमारे फार्मर्स के ऊपर, वो कम किया जाता था जो हमारे मार्जिनल फार्मर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, द रूरल बैंक स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन is expected to the dispense credit as cheaper rate for agriculture purpose to farmers। तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनका पर्पस होता है एग्रीकल्चर में क्रेडिट प्रोवाइड करवाना फार्मर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द मोस्ट prominent body responsible for providing loans for long term land development। जो लैंड डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी इसमें भी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट पे वैलिड रीजन देना है। तो ये हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन में जो इसके साथ ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है, डिस्कस एनी टू स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए जो मेजर स्टेप लिए थे गवर्नमेंट ने वो किए थे रेगुलेशन ऑफ मार्केट, जिससे क्या हुआ, एक सिस्टम से काम चला, एक चैनल से काम चला। अब क्या हुआ, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाने लगी। सेकंड था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक मेन एस्पेक्ट है जो टैकल किया था हमारी गवर्नमेंट ने, इसको इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। जिससे क्या हुआ, रोड्स की, रेलवेज की, वेयरहाउस की, गोडाउन्स की और कोल्ड स्टोरेज की, प्रोसेसिंग यूनिट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई। तो इस क्वेश्चन को, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द context of इंडियन इकोनॉमी। तो इस प्रोपोर्शन को, दिस प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीज इज नोन एज इंफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस द रिफॉर्म पीरियड, फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्राइस, जिससे स्मॉल जो हमारे फार्मर्स थे उनको अफेक्ट होते था। इंक्रीज इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, जैसे ही इंटरनेशनल कंपटीशन आया तो उससे क्या हुआ, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, कंपिटिटिवनेस जो थी वो कम हुई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आएगा, शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। जो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की ओर शिफ्ट हो गए। क्यों? ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी लेड टू राइज इन प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स।
क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट बेस्ड के ऊपर हमने क्वेश्चन करना है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो इससे क्या हुआ, इससे जो मेन जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि जो हमारी डिपेंडेंस थी अदर कंट्रीज के ऊपर वो बहुत कम होगी। अब हम क्या करने लगे, अपनी लोकल टेक्नोलॉजी का, अपने इंडिया की टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे अपने, जिससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाए जाए और हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को परचेज करके आत्मनिर्भर भारत बनाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका, डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 में जो हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए थे उसके अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इसमें हमने बताना है। तो इसमें क्या हुआ था, जो आरबीआई एज ए रेगुलेट काम कर रहा था, बाद में इसने क्या किया, एज ए फैसिलिटेटर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या था, आरबीआई वुड फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक। नाउ आरबीआई कैन टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई। अब क्या था, आरबीआई खुद के डिसीजन ले सकता था किसी भी बैंक से रिलेटेड। इट अलाउड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड थे वो इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या किया है, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किस चैप्टर से, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, जिसमें डाटा दिया गया है कंट्री का 1980 से 1990 के बीच का, 2015 टू 17 के बीच का, किस किस कंट्री का, इंडिया का, चाइना का। और ये डाटा हमारा जीडीपी से रिलेटेड है। तो इसमें हमने डाटा को देख के ये बताना है कि हमारी स्टार्टिंग कैसे हुई, चाइना की स्टार्टिंग कैसे हुई और चाइना का क्या सिस्टम था। चाइना वाज एबल टू मेंटेन ईयर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग द ईयर 1980। 1980 की अगर देखें, चाइना में क्या था, डबल डिजिट ग्रोथ था जीडीपी में एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये हमने इसके बेस पे ये हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है ये। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लेंगे। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैलोरी बेस्ड है, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है, चैप्टर पॉवर्टी से ये स्टेटमेंट दी गई है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज हो पाए फाइनल एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन है, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। तो लेसर वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय इन इंडिया बिकॉज जॉब जनरेटेड रिक्वायर स्किल एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। और सेकेंड जो बात है वो है lack of mobility among women in India due to social constraints। क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगेन एक स्टेटमेंट दी गई है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर की, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है हमारी ग्रोथ वर्कफोर्स इन इंडिया, कितनी वर्कफोर्स लगी है इंडिया में, प्राइमरी सेक्टर में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें कितनी है। 1993-94 का डाटा है, 1999 और 2000 का डाटा है, 2011 एंड 12 का डाटा दिया है, जिसके बेस पे हमें ये जो टॉपिक है वो सॉल्व करना है। बहुत इजी सा टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में अगेन क्या किया है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, जिसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे बी पार्ट ही ले लिया हमने। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जिससे क्या होता है, नॉट ओनली इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज बट आल्सो इनोवेशंस एंड क्रिएट एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो मेन फोकस करता है एजुकेशन और हेल्थ पे, जिससे क्या होता है, अब कोई भी काम करना है जिस उसके लिए हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाए, जिससे क्या होता है, एक अच्छी इनोवेशन होती है और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है एक इकोनॉमी में।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। एक और क्वेश्चन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ से रिलेटेड एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड। क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट ऑन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि ये कोरिलेशन करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम से। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम होता है जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ग्रेटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम, जिससे क्या होते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी लाइफ इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्वालिटी लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था 34, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन पेपर है और इस तरीके से ही हमें 2020-21 के लिए तैयारी करनी है ताकि हम एक अच्छा स्कोर ले पाए इकोनॉमिक्स के एग्जाम पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।